ठीक है सयोनिका। सो देखो, आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम में क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जो हमें यहाँ पे देखने थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो जीनोम था, हमने जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था एचजीपी, इसमें पूरी सीक्वेंसिंग करी जीनोम की, तो हमें कितने जीनोम्स मिले, हमें पूरे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड बेस मिले बेटा? दैट इज 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस अगर हम इसको लैख में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाएंगे? दैट इज अराउंड 31,64,000। ठीक है, यानी 31 लाख के अराउंड आपको क्या मिले? न्यूक्लियोटाइड बेस मिले आपके जीनोम के अंदर। न्यूक्लियोटाइड बेस समझ में आया ना आपको? दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनके बारे में बात कर रहे हैं। आपके प्यूरिन्स और pyrimidine की बात कर रहे हैं। इतने प्यूरिन्स और pyrimidines एक ह्यूमन जीनोम के अंदर फाइंड आउट हुए थे। नाउ द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 base. The largest human genome gene is dystrophin is 2.4 million base. यहाँ पे आपका एक सिंपल सी एक एवरेज बताया गया कि आपका जो जीन होता है, एक सिंगल जीन के अंदर लगभग 3000 बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं आपके। ठीक है, 3000 के आसपास नाइट्रोजिनस बेस होते हैं एक जीन के अंदर। और हमारे अंदर जो सबसे बड़ा जीन आज तक फाइंड आउट हुआ है, ह्यूमन जीन जो सबसे बड़ा आज तक हमें मिला है, डिस्ट्रोफिन, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस हैं आपके? दैट इज 2.4 मिलियन बेस है। यानी आपका कितना हो गया? 2.4 मिलियन की बात कर रहे हैं तो दैट इज 20 लाख के आसपास हो गया। राइट, आपको इतने मिले हैं आप। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000 एंड 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। मतलब अब तक हमने कितने जीन्स हमने देख लिए ह्यूमन जीनोम के अंदर? दैट इज 30,000 जीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। एंड इनमें से 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस थे के, दैट इज इन सभी जीन्स में, वो आपके लगभग सभी लोगों में एक से है। यानी अगर 10 लोगों में आप कंपेयर करो जीन्स को, उन जीन्स के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो 99.9% क्या होंगे? सेम होंगे। 0.1% ही चेंजेस आते हैं सभी में। क्लियर? ये वाली बात सही होनी का? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला, कि आपका द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। यानी अब तक हमने जितने भी जीन्स हमने फाइंड आउट करे हैं, सभी का फंक्शन हमें नहीं मालूम है। स्टिल वी डोंट नो द फंक्शंस ऑफ मैनी जीन्स व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड। अभी तक हमें नहीं मालूम चला है। जो भी चीज हमें पता चली है वो कुछ ही परसेंट अभी हमें मालूम है। देन लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। आपके जीनोम जो होते हैं, आपके जो प्रोटीन्स बनाने वाले जीन्स थे, 2% से भी कम है। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स लार्ज रिपीटेड सीक्वेंस। यानी इसमें आपके लगा VNTR बहुत आते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडेंस पे। यानी रिपीटेटेड सीक्वेंस जो होते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा है। रिपीटेटेड सीक्वेंस को मैंने बताया था बच्चों को, एक सेकेंड, ये जैसे आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस में ये एक सीक्वेंस दे रखा है AUG CAG GAC CAG GAC। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो सीक्वेंस है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत सारे मिलते हैं। एंड तुम्हें याद हो जब हम जेनेटिक कोड्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, आपने वहां टेबल में देखा था कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे आपके क्या थे? जेनेटिक कोड्स थे कि नहीं सेयोनिका? देयर वर, यू कैन, यस सर। है ना? और वहां आपने एक चीज देखी कि आपके जितने भी जेनेटिक कोड सेम टाइप का अमीनो एसिड बनाते हैं, तो उन जेनेटिक कोड्स में से केवल एक जो होता था वो ही आपका अमीनो एसिड, यानी आपका अमीनो एसिड बनाता है। बाकी सारे जेनेटिक कोड्स कैसे हो जाते थे? आपके डीनेचर हो जाते, यानी वो फिर कोई भी अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड नहीं बनाते। अब जैसे CAG कोई अमीनो एसिड बना रहा है, तो ये आपका अमीनो एसिड बनाएगा, ये जो है अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, क्योंकि एक ही अमीनो एसिड को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक न्यूक्लियोटाइड बेस काफी है, एक जेनेटिक कोड काफी है उसको बनाने के लिए। गॉट इट? यस सर। तो ये चीज देखो यहाँ बताई गई है, द रिपीटेटिव सीक्वेंस इज थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट दे थ्रो लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड रिप्रोडक्शन। यानी आपके जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो कोई फिर कोडिंग नहीं करते, वो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते। आपका अगर कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है तो उनमें से केवल एक ही सीक्वेंस जो होगा, यानी जेनेटिक कोड जो होगा, वो आपका कोडिंग करेगा। बाकी जो होंगे रिपीटेटेड वो कोई कोडिंग नहीं करते। लेकिन हम लोग इन रिपीटेटिव सीक्वेंस की हेल्प से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर,
उसके चेंजेस यानी उसके वेरिएशंस और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये समझ सकते हैं। क्योंकि हम एवोल्यूशन देख रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए, हमें एवोल्यूशन देखना है तो डीएनए की स्टडी करनी है। तो यहाँ जब हम लोग जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस देख रहे हैं, तो हम डीएनए ही देख रहे हैं अल्टीमेटली। तो उस डीएनए की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये डीएनए किन लिविंग से इवॉल्व हुआ था। गॉट इट? अब सेयोनी का बात समझ में आ गई? पॉइंट्स क्लियर सारे? सर ये लास्ट पॉइंट एक और बार समझा दीजिए। बेटा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। यहाँ पहले ये बताया गया कि रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं वो आपके जो सारे के सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे वो सबके सब अमीनो एसिड कोड नहीं करेंगे। उनमें से कोई एक ही होगा रिपीटेटिव सीक्वेंस में से कोई एक जो अमीनो एसिड कोड करेगा, बाकी सारे डीनेचर हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आई? पहला पॉइंट। यस सर। इसमें फिर ये बताया गया कि लेकिन वो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो अब नॉन कोडिंग है उनका ऐसा नहीं है कि कोई रोल नहीं है। हम इन सीक्वेंस की हेल्प से, अब वो सीक्वेंस में किस में प्रेजेंट है, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपकी डीएनए में ही तो प्रेजेंट है। तो हम इन सीक्वेंस यानी उस डीएनए की हेल्प से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स, उसकी वेरिएशंस, डायनेमिक का मतलब दैट इज वेरिएशन, और अल्टीमेटली उसका एवोल्यूशन देख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक क्रोमोसोम है या मेरे पास एक डीएनए सेगमेंट है, बेटा डीएनए है मेरे पास, तो क्या मैं उस डीएनए की हेल्प से एवोल्यूशन नहीं देख सकता? क्या मैं ये नहीं बता सकता कि ये डीएनए किस एनिमल का था और ये डीएनए किस एनिमल के ज्यादा क्लोज है? क्या ये चीजें हम नहीं समझा सकते? we can easily understand these points or not? यस सर। So that is, अब क्लियर हो गई बात? हाँ यस सर। चलो तो राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स नाउ। बेटा देखो, अब इसके बाद आपका सबसे पहले यहाँ पे जो हमने देखा अभी कि आपके जो जीन्स न्यूक्लियोटाइड बेस होते थे यानी जेनेटिक कोड जो होते थे, जो रिपीटेड होते थे सीक्वेंस, उनमें से कोई एक ही आपका जेनेटिक कोड जो होता था वो कोडिंग का काम करता है यानी अमीनो एसिड बनाता है, और बाकी जो होते थे नॉन कोडिंग हो जाते थे। लेकिन उनके हेल्प से हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स, एवोल्यूशन, ये सब चीज देख सकते थे। अब इसके बाद आपका देखा कि क्रोमोसोम फर्स्ट हैज द मोस्ट, सबसे ज्यादा जीन्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट में मिलते हैं। आपका क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा जीन्स कंटेन करता है, दैट इज 2968। और जो आपका सबसे लास्ट क्रोमोसोम होता था दैट इज XX फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर दैट इज XY। तो जो ये Y होता है मेल के अंदर, इसमें सबसे कम होते हैं, दैट इज सबसे कम जीन्स मेल के अंदर होते हैं, वो भी Y में। गॉट इट सेयोनिका? यस सर। And now scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA sequence difference called SNP or single nucleotide polymorphism occur in human। यानी आपके साइंटिस्ट को ऐसी ये 1.4 मिलियन ऐसी जगह मिली हैं जहां पर आपका जो डीएनए सिंगल बेस में जो जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसके सिंगल बेस में क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। कभी कभी आपका जो डीएनए होता था दैट इज उसके सिंगल बेस में क्या आ गए, डिफरेंस आ गया। आना कुछ और चाहिए था सिंगल बेस पे, जैसे एडेनिन या थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन के संग होना चाहिए था, ग्वानिन साइटोसिन के संग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी वजह से सिंगल बेस में चेंजेस आ गया। ऐसी जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP जिनको हम बोलते हैं। यानी आपके 1.4 मिलियन ऐसे हैं जहां SNP मिलेंगी, यानी वहां जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होना चाहिए वो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाए। गॉट इट बेटा? ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लिख, दैट complete sequence of human genome when properly studied will enable to develop radically new approach to biological research। हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था बेटा, सब समझाया था मैंने आपको। सोनिका मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोगों ने जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करी थी तो हमें ये समझ में आया कि हम लोग कोई जेनेटिकल अगर डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको इंसुलिन का एग्जांपल देके बताया था, याद है कि कोई जीन है जो आपका इंसुलिन बना रहा था, अगर वो जीन इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो हम क्या कर रहे हैं, उस जीन को ले रहे हैं एक हेल्दी पर्सन में से, उसको प्लाज्मिड के अंदर डाला, फिर प्लाज्मिड से हेल्प से हमने क्या किया बेटा, आपका जो वायरस बैक्टीरिया था उसके अंदर वो क्या किया, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यानी जो इंसुलिन आपके अंदर बन रहा था वही इंसुलिन आपके बैक्टीरिया में भी बनाने लगे, और सेम इंसुलिन है क्योंकि वो आपके ही जीन का बना हुआ इंसुलिन है जो आपकी बॉडी के अंदर बना रहा था, तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है।
एंड उसी इंसुलिन को फिर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं। सो हमने क्या किया, जब ह्यूमन जीनोम की अगर कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर लें हम लोग, तो उससे हमें क्या पता चलेगा बेटा, बहुत सारे नए रिसर्च पता चल जाएंगे हमें। जब अपने सारे जीन्स के बारे में पता चल जाएगा, खुद सोचो कि अगर हम अपने सारे जीन्स के बारे में पता कर लेंगे कौन सा जीन किस काम के लिए आता है, तो अगर वो फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं होगा या किसी पर्सन की बॉडी में ना हो, यानी हम समझ जाएंगे कि ये इस जीन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमने वो जीन हटाया और उसकी जगह एक हेल्दी जीन डाल दिया। जीन थेरेपी करी कि नहीं करी? दैट इज पहला पॉइंट समझ में आया अब आपको? जी सर। देन इसके बाद ऑल जीन्स इन जीनोम एंड ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यूज ऑर्गन और ट्यूमर कैन बी स्टडी। मतलब सीरीज बात है, आपके जो जीन्स हैं चाहे वो जीनोम्स के अंदर हो, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन में देखो, चाहे किसी टिश्यूज में देखो, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में देखो, या किसी ट्यूमर में देखो। इन शॉर्ट, जो ऊपर बताई गई है उसी बात को यहाँ नीचे रिपीट किया गया है कि अगर आप लोग किसी भी जीन की स्टडी करना चाहोगे, तो आप अगर जीन के बारे में जानते हो तो आप उसको कहाँ कहाँ स्टडी कर सकते हो। आप उसके टिश्यूज में भी कर सकते हो जीन की स्टडी, आप ऑर्गन में भी कर सकते हो, उसका फंक्शन को देख सकते हो। आप उस ट्यूमर के, यानी अगर कोई ट्यूमर हो रहा है किसी जीन की वजह से तो क्यों हो रहा है उसको समझ सकते हो। इसको देखो थोड़ा ढंग से समझो। ट्यूमर के बारे में हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लग जाती थी। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इनको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो आपकी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो आ गया तो मीन्स ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। लेकिन जब ये आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स किसी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कार्सिनोजन जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट्स जो आपके कैंसर कॉज करते हैं, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब किसी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स, दैट कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन्स, जो अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती थी। सही होने का, ये वाली बात समझ में आई पहले? यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे यानी आपके कोई अलग से ट्यूमर के लिए कोई अलग से चीज नहीं हुई। यहाँ तो जीन्स पहले से ही आपकी बॉडी में थे लेकिन इनएक्टिव थे, जब किसी कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आए तो एक्टिव हो गए और अनकंट्रोल मैनर में सेल्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ट्यूमर बन गए। दैट फॉर्म्स ट्यूमर इनसाइड योर बॉडी। ये आपका ट्यूमर बन गया यहाँ पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझ। जब आपका एक बार यहाँ ट्यूमर बन गया, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, अब मुझे अगर ये पता ना हो कि ये ट्यूमर बन कैसे रहा है, कि ये इन ऑन्कोजीन की वजह से बनता है, तो क्या मैं ट्रीटमेंट ठीक से दे पाऊंगा? जीन थेरेपी कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता ना। लेकिन जब मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये ऑन्कोजीन्स है, और ऑन्कोजीन्स में भी स्पेसिफिक कौन से हैं, स्पेसिफिक जीन कौन से हैं, अगर मैं ये जान जाऊं जीनोम सीक्वेंसिंग करके, तो मैं इन स्पेसिफिक जीन्स को हटा सकता हूँ जो कैंसर कॉज कर रहे हैं। इन स्पेसिफिक जीन को हटा दिया और इनकी जगह पे हेल्थी जीन्स जो थे वो मैंने डाल दिए। एज ए रिजल्ट ट्यूमर अपने आप खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई सही होने का? राइट। सो दिस इज, ये चीज समझाई गई है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पर ये बताया कि आप चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो आपके जितने भी जीन्स होंगे, और ट्रांसक्रिप्ट जो हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब वही जीन्स, आपके जो आरएनए थे, आरएनए से प्रोटीन बन रहा था तो प्रोटीन में वही जीन्स आ रहे हैं, और प्रोटीन से सेल बन रही है, सेल से और टिश्यू बन रहे हैं, तो टिश्यू के अंदर भी वही जीन्स आ गए जो आपके डीएनए थे, डीएनए से आरएनए में आए, आरएनए से प्रोटीन में आया, प्रोटीन से टिश्यू में पहुंच गए, और टिश्यू से ऑर्गन में पहुंच गए। और अगर वहां डिवीजन करके इन्होंने ट्यूमर बना लिया, तो हम इन सभी चीजों में आराम से जीन की जो कोडिंग सीक्वेंस हैं, जो वो कैरेक्टराइज कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर को वो शो कर रहे हैं, हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई बच्ची? यस सर। ठीक है, एंड लास्ट, इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ इनॉर्मस नंबर ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर। सीधी चीज है, ये तीनों सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। यहाँ पे भी वही चीज आपकी कही कि हम लोग आराम से देख सकते हैं, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि भाई कौन से जीन्स हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके देखो
प्रोटीन्स एक्सप्रेसिबल यूनिट्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था, दीज आर द एक्सप्रेसिबल यूनिट्स। लेकिन भाई प्रोटीन में भी एक्सप्रेशन कौन कर रहा है? जीन ही तो कर रहे हैं। जीन विल शो देयर एक्सप्रेशन, वही तो आपके कोई एंजाइम कोई हार्मोन को कोड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं तो हम ये देख सकते हैं फिर अल्टीमेटली कि कौन सा जीन और कौन सा प्रोटीन साथ में मिलकर काम कर रहा है। गॉट इट सही अनिका? यस सर। चलो तो राइट डाउन दीज पॉइंट्स आल्सो नाउ, एप्लीकेशंस को कंप्लीट